जय गुरुदेव बच्चों। आज हम लोग व्याकरण का अध्ययन करने चल रहे हैं। तो सबसे पहला अध्याय है भाषा और व्याकरण। तो हम लोग जानते हैं कि भाषा क्या है। भाषा शब्द का निर्माण संस्कृत की भाष धातु से हुआ है। इस धातु का अर्थ है वाणी की अभिव्यक्ति। भाषा के माध्यम से मनुष्य के भाव तथा विचार व्यक्त होते हैं। इसी प्रकार भाषा के माध्यम से व्यक्त भावों एवं विचारों को ग्रहण भी किया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि भाषा सामाजिक मनुष्यों के बीच भावों तथा विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान का एक सार्थक माध्यम है। अब देखिए, हम इसको इस प्रकार से समझते हैं। दशहरा मैदान में पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। लोगों तक इस बात की सूचना समाचार पत्र के द्वारा पहुंची। राहुल ने भी समाचार पत्र पढ़कर पुस्तक मेले के विषय में जाना। वह अपने सहपाठियों तथा अध्यापक के साथ मेला देखने गया। अध्यापक ने मेले में रखी विभिन्न विषयों की पुस्तकों के बारे में राहुल तथा उसके साथियों को बताया। विद्यालय आकर सब छात्रों ने इस मेले के विषय में रिपोर्ट तैयार की। सर्वश्रेष्ठ रिपोर्ट होने के कारण सम्यक को अध्यापक ने विशेष प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। आओ देखें क्या उपर्युक्त जानकारी के आधार पर हम नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। राहुल ने पुस्तक मेले की सूचना कैसे प्राप्त की? समाचार पत्र पढ़कर। अध्यापक ने छात्रों को पुस्तक मेले में रखी पुस्तकों के विषय में कैसे समझाया? बोलकर समझाया। छात्रों ने पुस्तक मेले की पुस्तकों के विषय में पूरी जानकारी कैसे पाई? सुनकर पाई। रिपोर्ट तैयार की गई। कैसे तैयार की गई? लिखकर तैयार की गई। तो इससे हमें यह ज्ञात हुआ कि हम बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर दूसरों की बात आसानी से समझ सकते हैं और अपनी बात दूसरों को भी समझा सकते हैं। अतः भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपने विचार दूसरों को प्रकट करता है तथा दूसरों के विचार ग्रहण करता है। अथवा भाषा मनुष्य के विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम है। उपर्युक्त परिभाषाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि भाषा सामाजिक मनुष्य के भावों एवं विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान का माध्यम है। अब इस प्रकार से हम देखते हैं कि भाषा की विशेषता क्या है। पहले तो भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा। मौखिक भाषा जिस भाषा को मुख से बोला और कानों से सुना जाता है, भाषा का वह रूप मौखिक भाषा कहलाता है, जैसे भाषण, वार्तालाप आदि। दूसरी है लिखित भाषा। भाषा का वह रूप जिसके द्वारा हम लिखकर अथवा पढ़कर अपने मन के भावों तथा विचारों को समझते व समझाते हैं, वह लिखित रूप कहलाता है, जैसे कहानी, उपन्यास, समाचार पत्र आदि। अब भाषा की विशेषता क्या है? भाषा प्रतीकात्मक होती है। भाषा ध्वनिमय होती है। भाषा का संबंध मनुष्य से है। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है, अर्थात अपने क्षेत्रीय के अंतर्गत ही भाषा बोली जाती है। भाषा सरलता एवं प्रौढ़ता की दिशा में सतत गतिशील होती है। समाज के सांस्कृतिक विकास एवं पतन के साथ भाषा के विकास एवं पतन भी सीधे जुड़े होते हैं। अब है भाषा और लिपि। भाषा विकास के साथ प्रत्येक ध्वनि के लिए निश्चित चिन्ह या वर्ण बनाए जाते हैं। वर्णों को, इसी व्यवस्था को लिपि कहते हैं। अब देखिए, विस्तार से समझिए लिपि क्या है। ध्वनियां जो वाणी से निकल जाती हैं, आकाश में समा जाती हैं, क्योंकि उनका स्थायित्व नहीं होता। जिस किसी को हम अपने विचार समझाना चाहते हैं, यदि वे हमसे इतना निकट रहते हैं
कि हमारी वाणी से निकली हुई ध्वनियों को सहजता से सुन लेते हैं तो वे हमारे विचारों को समझ लेते हैं, किंतु यदि वे इतनी दूर हैं कि हमारी ध्वनियों को सुन नहीं सकते, तब हम उन ध्वनियों को लिखित रूप में संप्रेषित कर देते हैं। इस तरह से अपने विचार विनिमय में स्थायित्व प्रदान करने के लिए तथा दूरस्थ लोगों को लाभान्वित करने के लिए इन ध्वनियों के कुछ चिन्ह बना लिए जा गए हैं। इन्हीं ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य हजारों और लाखों मील दूर रहने वाले लोगों के साथ विचारों का आदान प्रदान कर लेता है। इन्हीं ध्वनि चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिस रूप में वर्ण लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि लिपि क्या है। अब वर्णों की इसी व्यवस्था को लिपि कहते हैं। संस्कृत, हिंदी, मराठी, गुजराती और नेपाली भाषा की देवनागरी लिपि है। अरबी और उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी और अंग्रेजी की रोमन लिपि है। भारतीय भाषाएं संस्कृत, हिंदी, बंगला, बिहारी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, कश्मीरी, ये इतनी भारतीय भाषाएं हैं। और रूसी, जापानी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, अरबी विदेशी भाषाओं के अंतर्गत आती हैं। अब अभी तक हमने भाषा के बारे में जानकारी ली। अब आइए हम व्याकरण की जानकारी लेते हैं। व्याकरण क्या है? शुद्ध भाषा का बहुत महत्व है। यदि भाषा अशुद्ध होगी तो जो हम बात कहना चाहेंगे उसका सही भाव स्पष्ट नहीं हो पाएगा। अतः भाषा के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान अति आवश्यक है। भाषा के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान हमें व्याकरण द्वारा होता है। अतः व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा के शुद्ध स्वरूप तथा शुद्ध प्रयोग का ज्ञान करवाता है। अर्थात व्याकरण के द्वारा हमें भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी होती है और व्याकरण के ज्ञान के द्वारा ही हम भाषा को शुद्ध शुद्ध बोल पाते हैं, लिख पाते हैं। अब इसके अंग कितने हैं? व्याकरण के 4 अंग हैं। व्याकरण के अंग कितने होते हैं? व्याकरण के 4 अंग होते हैं। पहला है वर्ण विचार। इसमें वर्णों के विभिन्न रूपों की जानकारी होती है, अर्थात कितने प्रकार के वर्ण होते हैं और किस किस तरह के वर्ण होते हैं उनकी जानकारी होती है। फिर आता है शब्द विचार। इसमें शब्दों के उद्गम, रचना एवं प्रयोग की जानकारी होती है। फिर आता है पद विचार। तो पहले वर्ण विचार, फिर वर्ण मिलकर शब्द विचार बने तो शब्द के उद्गम, रचना, प्रयोग की जानकारी हुई। फिर शब्द मिलकर पद बनते हैं, तब इसमें शब्द द्वारा वाक्य में प्रयुक्त होकर व्याकरणिक कार्य संपादन की जानकारी मिलती है। अब कई पद मिलकर वाक्य बनते हैं तो वाक्य विचार हुआ। इसमें वाणी के भेद एवं इसमें वाक्यों के भेद एवं उनकी संरचना के विषय में जानकारी दी जाती है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आज आप लोगों ने भाषा और व्याकरण पाठ को पढ़ा, समझा। आशा है आपको समझ में अवश्य आ गया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए ताकि हम आपको नए नए विषयों की संबंधी जानकारी देते रहें। धन्यवाद।